ये एक एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं एसएससी जेई का 2020 का। ये शिफ्ट 2 27 दिसंबर को हुआ था, शिफ्ट 2 का है। शिफ्ट 1 हमने पहले कंप्लीट किया, अब शिफ्ट 2 का चल रहा है। ओके, तो हम क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से जल्दी, जितना हो सके क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास बेटा देखिए, बाईपास फैक्टर ऑफ सिंगल कूलिंग कॉइल इन एन एयर कंडीशनर इज 0.8। तो हमारे पास कह रहा है कि बाईपास फैक्टर गिवन है और सिंगल कूलिंग कॉइल है और उसमें एयर कंडीशन में वो कितनी है, 0.8। What will be the bypass factor if 3 such coils with the same apparatus dew point are kept in one behind the other? कहता है कि हमारे पास कूलिंग कॉइल अगर एक दूसरे के बाद में 3 जोड़ी जाए, 3 कूलिंग कॉइल जोड़ी जाए, तब बाईपास फैक्टर बताइए कितना होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं बच्चे। ओके, लीजिए, तो ये क्लिक कीजिए उस ऑप्शन के ऊपर और अपना आंसर बता दीजिए, आंसर बता दीजिए। और कोशिश करें बेटा ज्यादा से ज्यादा, जितने भी बच्चे लाइव, अब देखिए लाइव बच्चे आते हैं तो आप जो भी क्लिक करते हैं इस पे, तो मुझे पता लगता है इसका राइट आंसर आपका, मतलब बच्चे क्लिक कर रहे हैं या नहीं। तो हमारे पास मेरा बच्चा, इसका क्या होगा? तो इसका बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि हमारे पास कूलिंग कॉइल जितनी होगी उसकी पावर हम बढ़ा देंगे। मतलब पावर किस तरह से बढ़ा देंगे, वो कुछ इस तरह से हमारे पास, मान लीजिए कूलिंग कॉइल हमारे पास, बाईपास फैक्टर आपने कैसे याद रखना है, वो याद रखना है हमारे पास इस तरह से कि x की पावर n, n क्या है, n नंबर ऑफ कॉइल्स है। कितनी नंबर ऑफ कॉइल्स है मेरे पास, कितनी थी, 3 थी। तो हमारे पास क्या कर देंगे, x की पावर n, तो एक कितना था, एक का था 0.8 की पावर 3, तो वो आ जाएगा 0.512। तो बाईपास फैक्टर टोटल 3 का मिलकर कितना आ जाएगा, 0.512। तो इसका राइट आंसर ये होगा। ओके, इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ। इंटरकूलिंग और रीहीटिंग किसके अंदर यूज की जाती है, जल्दी से आप आंसर दे दीजिए, जल्दी से। ओके, लीजिए, ये कहां पे यूज की जाती है, क्लिक कर दे बेटा इस पे क्लिक कर दे जल्दी से, जल्दी से बेटा, जल्दी से, क्विक, इतना टाइम मत लगाओ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें, तो फायदा आपको ही मिलेगा। सो सी इज द राइट आंसर, ब्रेटन साइकिल इज द राइट आंसर। देखिए ब्रेटन साइकिल के अंदर ही हम पढ़ते हैं इंटरकूलिंग का कंसेप्ट, रीहीटिंग का कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि हमने एफिशिएंसी को इंक्रीज करना होता है, हम दोनों को एक साथ यूज करते हैं। जैसे कि रीजनरेशन है, तो रीजनरेशन जब करते हैं तो वर्क आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। मैं जब आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा था तब हमने ये सारी चीजें की थी। इंटरकूलिंग जब करते हैं वर्क आउटपुट बढ़ता है, लेकिन ये डिक्रीज करता है थर्मल एफिशिएंसी। रीहीटिंग करते हैं तो ये इंक्रीज करेगा वर्क आउटपुट, लेकिन ये थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी। रीहीटिंग प्लस इंटरकूलिंग करेंगे तो हमारे पास ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास ये इस तरह से चलता है, ऑप्शन में चलता है। तो हमने क्यों करा, थर्मल एफिशिएंसी के लिए हमने करा है, इंक्रीज द एफिशिएंसी। ये मेरा बच्चा, आप यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये देखे बेटा, ये इंटरकूलिंग है, रीहीटिंग है, रीजनरेशन मेन चीज है, बस आपने रीजनरेशन का याद रखना है। ठीक है, रीजनरेशन का याद रखना है। एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ये पॉइंट फंक्शन है, एक्सटेंसिव है, कैसा है, ये इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, लीजिए बेटा, तो हमारे पास ABCD ऑप्शन है, आपके पास ये क्लिक कर देना है आपने। ओके, जल्दी से बेटा इस पे क्लिक करें। पॉइंट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या पॉइंट फंक्शन इंटेंसिव। एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। एनर्जी, किसी पॉइंट पे हम एनर्जी पता कर सकते हैं कि ये इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी, हाँ, तो पॉइंट फंक्शन है। और ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक्सटेंसिव, ये मास पे डिपेंड करती है, कितनी एनर्जी है, ज्यादा मास ज्यादा एनर्जी, कम है मास तो कम एनर्जी। सो ए इज द राइट आंसर।
एंड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज कंटेन्ड इन अ वेसल। कहता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है किसी ऑयल की और उसको हमने एक वेसल के अंदर रखा है। एट अ पॉइंट द हाइट ऑफ ऑयल इज 40 मीटर, एक पॉइंट पे हाइट उसकी 40 मीटर है। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर एट द पॉइंट। तो उसी पॉइंट पे वाटर की हाइट पता कीजिए हमारे पास कितना होगा। तो इसको अगर आप कर सकते हैं तो आपके पास 30 सेकेंड आपको देंगे, तो 30 सेकेंड पे आपने आंसर देना है 139 का। लीजिए बच्चे, सी और ये डी ऑप्शन। यू हैव 30 सेकेंड, जल्दी से इसको क्लिक कर दीजिए। वन 139, जल्दी से, क्विक क्विक कर दे बेटा जल्दी से। मतलब हमारे पास ये कह रहा है हाइट जो है ना वो हमने ऑयल की दे रखी है, हमें वाटर की निकालनी है, वाटर की निकालनी है। चलो शाबाश शाबाश, इतने आंसर चेंज होते रहते हैं, आंसर चेंज होते रहते हैं क्या मेरे बच्चा? हमने करना कैसे है, अगर आप देखोगे तो प्रेशर हम लिख देंगे दोनों का बराबर है, प्रेशर कोई चेंज नहीं आ रहा ना। प्रेशर चाहे ऑयल हम डालें तो भी वही प्रेशर, अगर हम वाटर डालें तो भी वही प्रेशर हमने शो करना है उसके अंदर। अब रो जी एच है इसके अंदर और ये भी रो जी एच है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर रो जो है ऑयल का है और एच जो है वो ऑयल का आएगा। हाइट जो आएगी कितनी ऑयल की आ रही है, ये वाटर की आएगी और ये वाटर की आएगी, तो जी से जी कैंसिल कर दीजिए, हमें जी की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी से जी कैंसिल हो गया। और रो ऑफ ऑयल, अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, अब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होगी 900, तो 900 डेंसिटी लिख दीजिए। या आप में से कुछ बच्चे इसको किस तरह से याद करते हैं, कुछ बच्चे इसको इस तरह से याद करते हैं कि रो ऑफ ऑयल है, ओके, और हाइट ऑफ ऑयल है, ये है। कुछ बुक्स इसको इस तरह से करवाती हैं, तो ये भी कर लीजिए, रो ऑफ वाटर इंटू एच ऑफ वाटर। तो ये क्या करिए, इधर भी रो ऑफ वाटर से डिवाइड कर दीजिए और यहां भी रो ऑफ वाटर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, और ये आ जाएगा एच ऑयल। ठीक है, और ये आ जाएगा किसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इनटू क्या, हाइट ऑफ वाटर। ऐसे भी याद करते हैं कई बच्चे इसको, S1 H1 इजिकल टू S2 H2, इस तरह से भी याद कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से करोगे तो हमारे पास S1 गिवन है 0.9 और हाइट कितनी गिवन थी बेटा, हाइट 40 मीटर है, 40। ठीक है, 40 मीटर है, तो ये S2 हमें पता है 1 होता है, क्यों, पानी है, पानी का हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है। हाइट हमें ये निकालना है मेरे बच्चा, तो ये हम निकाल देंगे। ठीक है, कितना आया, 36, शाबाश, 36 इज द राइट आंसर, 36 इज द राइट आंसर। तो मेरे बच्चे इस तरह से आपको सिर्फ इस तरह के केस में सिर्फ यही फॉर्मूला याद करना है, क्या, S1 H1 इजिकल टू S2 H2। ये तो है तरीका रट्टा मारने का, कि रट्टाफिकेशन हम करना चाहते हैं तो रट्टा हम इस तरह से मार लेंगे कि S1 H1 इजिकल टू S2 H2। या दूसरा तरीका कि समझ रखा हो कि किया क्यों है, ये फॉर्मूला बना क्यों है। तो ये बना इसलिए है कि हमने किस तरह से प्रेशर दोनों तरफ सेम रखना है, इसलिए। ओके, चलिए आगे। The thermal efficiency of an air standard Brayton cycle in terms of pressure ratio, pressure ratio की टर्म्स में कैसे लिखेंगे थर्मल एफिशिएंसी को ब्रेटन साइकिल की। तो ये करवाया हुआ, ये तो थर्मल एफिशिएंसी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप अभी कर देंगे इसको। ABCD ऑप्शन आपके सामने है, जस्ट सेकेंड मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, और ये लीजिए, ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जल्दी से क्लिक कीजिए बेटा, जल्दी से करें। क्या चेंज, इतने चेंज हो रहे हैं आंसर आपके, आंसर आपको भरोसा नहीं है आंसर पे, जस्ट अ सेकेंड, ओके ग्रेट, अब ये लग गया। सो सी इज द राइट आंसर, शाबाश, सी इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला हमने याद करना है बेटा, हम इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, तो रटिफिकेशन है, जितनी बार इसको बोलते जाओगे करते जाओगे ये अपने आप याद होता जाएगा। ओके, इन डीजल इंजन वेयर डज द मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर अकर, डीजल इंजन में फ्यूल जो है वो कहाँ पे जो है मिक्स होता है, तो ये आपने बताना है बेटा। ठीक है,
लीजिए, तो यू हैव 15 सेकेंड, जल्दी से क्लिक कर दीजिए। क्लिक सारे करेंगे, क्लिक सारे करेंगे, कोई भी ना रहे, ठीक है, शाबाश। इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। जब वो ये किसकी बात कर रहा है, डीजल इंजन की। डीजल इंजन में हमें पता है जो भी काम हो, मिक्सिंग होती है, वो हमारी इंजन के अंदर ही होती है। सो हमारे पास इंजन सिलेंडर इज द राइट आंसर। 1841 हाई स्पीड स्टील कंसिस्ट ऑफ। 1841 में क्या क्या होता है, चलिए बताइए बेटा, ये मैंने आपको बता रखा है ना, तो जल्दी से आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, लीजिए लीजिए बेटा, इस पे क्लिक करिए। इनलेट मैनीफोल्ड थोड़ा बताइए, इनलेट मैनीफोल्ड क्या होता है बेटा? इनलेट, वो पीछे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। इनलेट मैनीफोल्ड क्या होता है? हमारे पास जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिलेंडर है बेटा, यहाँ पे सिलेंडर है, तो इनलेट मैनीफोल्ड जो होता है ना, वो यहाँ पे होता है। मतलब हमारे पास जो है फ्यूल जब आपका आए, पेट्रोल व इंजन की बातें करते हैं, तो यहीं पे मिक्सिंग कर लें उसकी, यहीं पे हमारा मिक्सिंग हो जाए, यहीं पे हमारे जब हमने इनलेट कराना है, कहां से कहां जाएगा, तो ये इनलेट मैनीफोल्ड होता है यहाँ पे एक, ठीक है। वो आपको इवन आप देखोगे ना, जब कभी इंजन खोल के, गाड़ी का इंजन खोल, वहां पे आपको इनलेट मैनीफोल्ड भी दिख जाएगा। बट इस क्वेश्चन का आप आंसर क्यों गलत दे रहे हो यार? इस क्वेश्चन का आप आंसर क्यों गलत दे रहे हो? ये मतलब ये तो ऐसी बात होगी ना यार, हमें कुछ भी नहीं आता, वो वाला हाल है। कुछ बच्चों का ये हाल है कि इसका अगर आंसर गलत दे रहे हो आप, तो मतलब है आपको कुछ भी नहीं याद, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर बेटा। इसमें टंगस्टन होता है 18%, 4% क्रोमियम होता है, 1% वेनेडियम होता है। क्रोमियम हमने डाला 18%, ये 4% और 18% टंगस्टन होता है, तभी तो। और टंगस्टन को डब्ल्यू से लिखते हैं, टंगस्टन को डब्ल्यू से लिखते हैं बेटा। तो ये हमारे पास 1841 का, तो याद कर लो, पता नहीं क्यों इतना उनका फेमस है 1841, 1841, 1841, ठीक है। टंगस्टन सबसे ज्यादा होता है। फैजान, मैंने बेटा ऑटोम ऑलरेडी सारी करवा रखी है, तो उसके ऊपर आप करें, जाके ऐप में जाइए, ऐप में हमारे पास स्टॉम सारा करवा रखा है, ठीक है। चलो इसमें देखिए, आगे चलते हैं। व्हाट इज अ लोकोमोटिव बॉयलर? लोकोमोटिव बॉयलर क्या है इसमें से, तो आपको आंसर देना है, जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए। तो सिर्फ 15 सेकेंड आपके लिए, ज्यादा इसका टाइम तो लगने वाला है नहीं। चलिए, what is locomotive? self cooled boiler, horizontal water tube boiler, vertical water tube boiler या fire tube boiler? शाबाश। so D is the right answer, fire tube boiler। तो हमें सबको पता है ये fire tube boiler होता है। the flow ratio for a Francis turbine varies from, तो ये flow ratio कितनी होती है? 144 का आपको बताना बेटा, ठीक है। चलिए, लीजिए बेटा, इसका बता दीजिए, जल्दी से सारे क्लिक करें, सारे। फैजान, देखिए, एग्जाम है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन क्विक रिवीजन वाले मेरे मेथड, मेरे पास ऐसा कुछ मेथड नहीं है क्विक रिवीजन वाला, ठीक है। रिवीजन क्या है, जो आप नोट्स बनाते हो वही रिवीजन होती है, ठीक है। और उसके लिए स्पेशल अगर टाइम निकालना तो बड़ा मुश्किल है बेटा, ठीक है। इतना स्पेशल टाइम निकालना किसी चीज के काफी मुश्किल हो जाता है। चलिए, सो बी इज द राइट आंसर बेटा, बी इज द राइट आंसर। इसमें फ्लो रेशियो जो है आपको याद रखना है, फ्लो रेशियो 0.15 से 0.30 होता है। ये पहले भी हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, a heat engine is supplied with 450 kilojoule per second of heat at a constant fixed temperature of 227 degrees centigrade. The heat is rejected at 27 degrees centigrade. What will be the amount of heat rejected if the cycle is reversible? कहता है कि हमारे पास हीट इंजन है, हमारे पास कोई हीट इंजन है, और उसमें हमारे पास सप्लाई जो जा रही है, हीट की सप्लाई हम दे रहे हैं, क्यू ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो कितनी? 450 किलो जूल पर सेकेंड, इतनी ऐड कर रहे हैं। और ये फिक्स टेम्परेचर, यहाँ पे हायर टेम्परेचर जो हमारे पास है 227 का है, और रिजेक्ट हो रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड? रिजेक्ट कितनी होगी, क्यू आर कितनी होगी, ये आपको बताना बेटा। चलिए, इसका ऑप्शन बता दे बेटा, 145 का। लीजिए, आपके पास ऑप्शन दे रहा हूं मैं, लीजिए।
विनोद जी, मटेरियल साइंस ऑलमोस्ट काफी हो चुका है, थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। बाकी मैंने भी करवा रखा है, सर ने भी करवा रखा है, तो दोनों का मिक्स पढ़ लें एक बार, ठीक है, बाकी हो जाएगा वो। सर कोई वैकेंसी आ रही है सर फ्यूचर में, प्लीज अगर कोई जानकारी हो तो। सर एसएससी, हाँ मेरे बेटा देखो मैकेनिकल में आएंगी पोस्ट, आती रहती है। देखिए आप सिर्फ एक एसएससी को मत देखें, बार बार कहता हूँ, पता नहीं क्यों बच्चों को सिर्फ एसएससी से ही है। एसएससी एसएससी में अकेले नहीं, आप अपनी जो स्टेट होता है उसका भी एग्जाम की तरफ ध्यान रखो। और प्लस अपने आईटीआई में आपकी पोस्टें आती होती है, लेक्चरार की पोस्ट आती है आईटीआई के लिए, तो उसका भी ध्यान रखें। तो हमारे पास ऑप्शन जो है आपको अपने स्टेट में भी ऑप्शन मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि यहीं पर ऑप्शन है, तो आपको अपनी स्टेट में भी ऑप्शन मिल सकता है। तो अपनी स्टेट की तरफ भी ध्यान रखें, ऐसे नहीं है कि एक ही तरफ ध्यान रखना हमारा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 270, सी इज द राइट आंसर बेटा, सी इज द राइट आंसर। इसको किस तरह से करना है, देखिए एफिशिएंसी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एफिशिएंसी का हम दो फॉर्मूले निकालते हैं बेटा। एफिशिएंसी जब तक हमारे पास निकालते हीट इंजन की, वो दो तरीके से निकालते हैं बेटा। एक तो निकालते हैं हमारे पास 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, इस तरह से निकालते हैं। और दूसरा हम निकालते हैं कि ऐड कितनी की हीट और रिमूव कितनी की, उसमें हमने माइनस कर देना है। ऐड कितनी की, रिमूव कितनी की और ऐड कितनी, उसका रेशियो ले लेते हैं बस। तो ये सब कुछ गिवन है हमारे पास, जो चीज नहीं गिवन है वो निकाल देंगे बेटा। रिजेक्शन नहीं पता, रिजेक्शन निकाल देंगे बस, और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ गिवन है, बाकी सब कुछ गिवन है, हमें जो चीज निकालनी है वो हम निकाल लेंगे बेटा। कर सकते हो इस चीज को, जल्दी से कर लो, जो कर सकता है इस चीज को जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से करना है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 270 किलोवाट इज द राइट आंसर। 270 किलोवाट इज द राइट आंसर। क्या लिख रहे हो बेटा, 4 साल में एक बार आती है, क्या आती है बेटा, एसएससी, एसएससी क्या है, एसएससी। सर यूपी अयोध्या से हूं, स्टेट की वैकेंसी यहां आती है या नहीं। अब देखिए बेटा मैं आपको बताऊं, पोस्ट आती रहती हैं। अब देखो पूरा इंडिया, इंडिया में इतने स्टेट्स, अब हर स्टेट्स की जानकारी रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बड़े जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी चलानी पड़ती है, उसके लिए हर स्टेट की एक एक इंफॉर्मेशन रखने के लिए आपने क्या करना है, आप अपनी स्टेट का जो भी जॉब जॉब के बारे में बताते रहते हैं, यूट्यूब चैनल उनका सब्सक्राइब रखिए ताकि आपको पता लग सके। और दूसरा मैं ये कहूंगा, आप में से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपने कभी भी ये नहीं रखना कि सर मैं तो सिर्फ टेक्निकल ही पेपर दूंगा। दोबारा दोबारा कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जो भी पोस्ट आए, चाहे वो 10th बेस पे आए, चाहे +2 के बेस पे आए, चाहे डिप्लोमा के बेस पे आए, आपको उसकी पेपर देना ही देना है। ऐसा नहीं है अड़ के बैठ जाना है कि मुझे सिर्फ टेक्निकल लेना है। बात समझ रहे हो, उसका फायदा आपको कहां मिलता है मैं बताता हूं। तो आपको यहां से ये फायदा मिलेगा कि अगर आप दूसरे एग्जाम देते रहते हो नॉन टेक्निकल वाले, तो यहाँ टेक्निकल तो हमारा चलता है, नॉन टेक्निकल की तैयारी साथ साथ चलती रहती है। और अगर वहां पे भी एग्जाम क्लियर हो गया तो भाई वहां भी लग जाएगी, क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके चलिए बेटा, ओके ग्रेट, चलो आगे। What type of steel is generally used for connecting rod, crankshaft and axle components? तो ये बेटा पहले भी क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आ रखा है। तो ये मीडियम कार्बन स्टील हम इसमें यूज करते हैं, तो दिमाग में बिठा लीजिए किसके लिए, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। तो हमारे पास हाई स्पीड स्टील जैसे हाई कार्बन स्टील होते हैं, वो यहाँ पे नहीं यूज हो रहे हैं, हमारे पास मीडियम कार्बन स्टील हम इसमें यूज करते हैं। ओके तो हमारे पास मेरे बेटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे कार्बन स्टील हमारे पास लो कार्बन, माइल्ड स्टील भी बोल देते हैं, लो कार्बन भी, मीडियम होता है और हाई कार्बन होता है। और स्टेनलेस स्टील में फेराइट, मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, डुप्लेक्स, ये सारे अलग अलग होते हैं। और ये अलॉय स्टील होता है और ये टूल स्टील होता है, ये हमारे पास होते हैं। चलिए, द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ R12 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज 0.06। क्लियरेंस वॉल्यूम का रेशियो और डिस्प्लेसमेंट, देखिए क्लियरेंस रेशियो, रेशियो क्लियरेंस वॉल्यूम, वॉल्यूम और साथ में क्या है स्वेप्ट वॉल्यूम, तो ये कितना दे रखा है 0.06। स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट एंड आउटलेट कंप्रेसर आर 0.03 एंड 0.01 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास दे रहा है रिस्पेक्टिवली। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमें बतानी है, लीजिए बेटा
वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए 147 का आपके पास ऑप्शन है और आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए 30 सेकंड है आपके पास, इसको कर दीजिए। हाँ जी बेटा, टाइम होने वाला है, जल्दी से करें। अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का जब फॉर्मूला देखते हैं 1 माइनस, तो हम के भी कई बार के पे लिखते हैं, कुछ बुक इसको सी से लिखती हैं। अगर आपको बुक में सी लिखे तो सी लिखो, आपको के दिखे तो के लिखो, सी लिखना है तो सी। लेकिन ये बात वही है कि ये क्लियरेंस रेशियो है हमारे पास, ये क्या है, क्लियरेंस रेशियो, इसको सी बोल देंगे। बस ये गिवन है हमारे पापास, और स्पेसिफिक हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है, इनलेट पे भी और आउटलेट पे भी। तो हमें पास सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद माइनस सी और ब्रैकेट में प्रेशर का रेशियो हमारे पास P2 अपॉन P1 और साथ में 1/n। अब ये P2 by P1 और पावर 1/n है, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में। तो P2 by P1 इसको याद कर लो, P2 by P1 1/n इज इक्वल टू V1 by V2। बस इसकी जगह पे V1 by V2 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, वो है V1 by V2। बस ये लीजिए बेटा, पुट करना है हमने, आंसर ले लेना है 0.06 और 0.06 और साथ में वॉल्यूम का। वॉल्यूम हमारे पास कौन कौन सा गिवन है बेटा, स्पेसिफिक 0.03 और 0.01 गिवन है, 0.03 और 0.01 गिवन है। लीजिए बच्चे, और ये आप आंसर कर दीजिए। 88% आंसर आ रहा है इसका, 88% आंसर आ रहा है। जिनका भी अपने आंसर, जिन्होंने सही दिया, शाबाश उनको। और दूसरा देख लीजिए बेटा आप कैसे करना चाहते हैं इसको। व्हाट इज द वर्क डन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस? तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बहुत बार की है, जीरो होता है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, जीरो। What will be the effect if by mistake diesel fuel is supplied in the petrol engine? तो मेरा बेटा, जब भी आप कभी गलती से पेट्रोल इंजन के अंदर, पेट्रोल इंजन है हमारे पास, कार है पेट्रोल इंजन वाली, उसके अंदर डीजल डाल दिया गलती से, और ये हो भी जाता है कई बार, गलती से हो भी जाता है ऐसा, तो उससे क्या होगा? तो इंजन विल रन एट रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, इंजन विल नॉट रन, इंजन विल गिव डेंस स्मोक, या इंजन विल रन एट लोअर आरपीएम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपको ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, उस पर क्लिक कर देना बेटा, ठीक है। लिखना थोड़ा इसमें मुश्किल लगता है आपको, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। लीजिए बेटा, ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है, शाबाश। इंजन विल नॉट रन, इंजन विल नॉट रन, इंजन नहीं चलेगा, इंजन नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास मिक्सिंग जो है हमने पेट्रोल की पहले ही कर लेनी होती है, और इसमें वॉलेटाइलिटी वो भी ऑप्शन आता है, तो हमारे पास इंजन चलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे। Which of the following is an example of thixotropic substance? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, जिसमें हमने पढ़ा है प्रिंटर इंक के बारे में। थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस के एग्जांपल जो है प्रिंटर इंक होती है। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी, या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एजेई एग्जाम के लिए, सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एजेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एजेई कोर्स को।